चलिए ठीक है। सर यहाँ पर आपने अपने पहले एक जवाब में मेंशन किया था कि सिल्वर में जो है वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई या फिर बढ़ी हुई हमें आगे के टाइम में दिखेगी। क्या ऐसे में जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स जो है दोनों तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अगर वहाँ पे तेज़ी करनी है तो आप डायरेक्ट कॉल ऑप्शन भी जो है खरीद करके काम कर सकते हैं और आपको निचले स्तरों पर अगर बाइंग करनी है, चाहे सोना हो या चांदी हो, तो आप वहाँ पे नीचे के जो स्ट्राइक की जो पुट ऑप्शन है उसको राइट करके भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अभी 1,60,000 रुपए सोने की कीमतें चल रही है, आपको लगता है कि 1,58,000 में सोना खरीदना चाहिए, तो 1,58,000 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन आप वहाँ राइट कर सकते हैं। तो जब भी करेक्शन आता है या 1,58,000 के नीचे कीमतें जाती है तो फिर आपको वहाँ पे आपकी बाइंग की पोजीशन जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। तो दोनों तरीके से आप वहाँ पे ऑप्शन का फायदा ले सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए वहाँ पे बाय साइड में रहना प्रेफर करना चाहिए और रणनीति जो है वो बाय ऑन डिप्स की रहनी चाहिए, तो उसको ऑप्शन के जरिए भी जो है प्ले किया जा सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर हमने अर्ली ट्रेड में देखा था कि रुपया भी जो है वो कमजोरी के साथ जो है वो खुला था। डॉलर इंडेक्स जो है उसमें जो है स्ट्रेंथ आती भी नजर आ रही है। आपको लग रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जो है गोल्ड में करेक्शन आता हुआ नजर आएगा? देखिए डॉलर इंडेक्स यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि 98.40 डॉलर इंडेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और यूएस के 10 वर्ष के जो बॉन्ड की दरें वो 4% के नीचे खिसकने को तैयार है। तो हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा मजबूती देखने को नहीं मिलेगी। रुपी में जो कमजोरी है वो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स के चलते आ रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। जनवरी मंथ में जो जी। ट्रेड डेफिसिट था वो वहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। साथ ही हमने ये भी देखा है कि जो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट से वहाँ लगातार सेल ऑफ जो है एफपीआई इन्वेस्टर्स का बना हुआ है। जिस तरह से आईटी स्टॉक्स में वहाँ पे बड़ा सेल ऑफ है, तो ये डोमेस्टिक फंडामेंटल्स के चलते हम रुपये में गिरावट देख रहे हैं। उसका सपोर्ट सोने और चांदी की कीमतों में बना हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि डॉलर इंडेक्स वहाँ 98.40 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आएगा। तो डॉलर इंडेक्स को देखते हुए नहीं लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में कोई बड़ी गिरावट वहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आगे फेड का रुख काफी अहम रहेगा। मार्च मंथ में हम मान रहे हैं कि फेड वहां पे स्टेटस को रखेगा, लेकिन जब मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आएगी तो वहां पे आगे के लिए फेड का क्या डायरेक्शन रहता है उसके ऊपर बिल्कुल मार्केट की नजर रहेगी और उस हिसाब से वहां पे कीमतों को डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। ओके, अगर ऐसे सिनेरियो में सर हम देखते हैं अगर फेड रेट कट डिले होता है तो उसका इम्पैक्ट हम कैसे देखेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे अगर फेड रेट का डिले होता है तो फिर टेम्परेरी हम देख सकते हैं कि कुछ करेक्शंस जो सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर फेड रेट कट में देरी होगी तो उसका सपोर्ट डॉलर इंडेक्स को मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि सोने और चांदी के लिए नकारात्मक रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो फेड चेयरमैन है अभी जेरोमी पावेल, उनका जो कार्यकाल है वो अब जल्द समाप्त होने वाला है जी। और ऐसे में वहाँ पे जो नए चेयरमैन आएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नियुक्त किए हुए रहेंगे और वो इस फेवर में रहेंगे कि वहां पे ब्याज दरों में कटौती की जाए इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए। तो हमारा मानना है कि जून की जो पॉलिसी मीटिंग होगी वहां पे निश्चित रूप से एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो देखने को मिलेगा। तो मार्केट उसी को आधार मान करके और यहाँ बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे जून की पॉलिसी मीटिंग में भी अगर कोई कट नहीं आता है तो फिर वो सोने और चांदी के लिए एक वहां पे नकारात्मक जो है संकेत हो सकता है। तो इसलिए मार्च मीटिंग के जो आउटकम्स है वो काफी कुछ आगे के डायरेक्शन के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे, तो उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। चलिए ठीक है। यहाँ पे सर मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आने वाले जो हफ्ता है उसमें फेस्टिवल भी है, तो क्या फेस्टिवल के बाद जो है फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर खरीदा जा सकता है? अगर फिजिकल फॉर्म में खरीदारी करनी है तो किस प्राइस पे की जाए? देखिए यहाँ पे फिजिकल आपको जब ही खरीदना चाहिए कि जब आपको वहाँ पे कोई मांगलिक कार्य घर में या कोई मैरिज का फंक्शन है जिसके लिए आप खरीद रहे हैं, तो फिजिकल में आप खरीद सकते हैं। और फिजिकल के लिए आपको कभी भी भाव नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो भी बाइंग आपकी फिजिकल की कोई मांगलिक कार्य या शादी के लिए होती है तो वो हम वहाँ पे निवेश के लिए नहीं, हम हमारी जो कस्टम है उसके तहत खरीदते हैं और वो लंबे समय तक आपके पास वहाँ पे प्रोटेक्ट रहता है। तो उस केस में आपको भाव नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आप निवेश के लिए लेना चाह रहे हैं तो जैसा कि मैंने रेंज बताई है, सोने में 1,58,000 से 1,55,000 की रेंज में आता है तो खरीदना चाहिए। चांदी में वहाँ पे 2,68,000 से 2,61,000 का जो रेंज है उसमें वहाँ पे बाइंग की जा सकती है। तो डिप्स में बाय करना चाहिए। हमारा मानना है कि जो होली फेस्टिवल है उसके बाद फिर एक बार वहाँ पे मैरिज सीजन जो है वो आता हुआ नजर आएगा, तो जो फिजिकल डिमांड है उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं कीमतों के लिए सपोर्टिव रहेगा।
चलिए ठीक है सर, साथ ही साथ अब थोड़ा-सा ईटीएफ वालों के लिए भी हम ज़रा समझना चाहेंगे कि यहाँ से जो है अब उनकी आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर कोई नया व्यक्ति है, नया-नया पैसा डालना चाह रहा है ईटीएफ के अंदर, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, गोल्ड और सिल्वर के जो ईटीएफ है वो लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतर विकल्प है। और अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो घरेलू म्यूचुअल फंड्स है उनको भी सोने और चांदी के ईटीएफ में निवेश करने की जो परमिशन है वो रेगुलेटर ने दी है। तो अब जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स है आने वाले समय में वो भी अपना कुछ पोर्शन सोने और चांदी के ईटीएफ में लगा पाएंगे। तो निश्चित रूप से एक जो मार्केट रिसर्च के अनुसार ये माना जा रहा है कि कम से कम अगले 1 साल में लगभग 1,20,000 करोड़ का जो नया निवेश है वो सोने और चांदी के ईटीएफ में आ सकता है। तो ये सोने और चांदी के ईटीएफ के निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव साइन नजर आता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फंडामेंटल्स है लंबी अवधि के लिए सोने और चांदी के पॉजिटिव बने हुए हैं, तो निवेशकों को यहाँ पे एसआईपी के रूप में आना चाहिए, लमसम निवेश ना करें, ताकि मार्केट में जब भी करेक्शंस आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी न्यूज ड्रिवन मार्केट है, चाहे वो टैरिफ अनसर्टेनिटी हो या डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट हो या यूएस प्रेसिडेंट के कमेंट्स हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, तो इसके चलते हम देखते हैं कि बार बार वहां पे वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो अगर आप एसआईपी के रूप में जाते हैं और मार्केट में अगर कोई करेक्शंस भी आते हैं तो आपको निचले स्तरों पर भी खरीदारी करने का मौका होता है। तो ईटीएफ के निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि आप वहां पे सोने और चांदी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें एज ए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और हेज अगेंस्ट रिस्कियर असेट्स। और वहां पे आपको एसआईपी के रूप में जाना है, लमसम ना जाए। और कम से कम 15 से 20% का जो अलोकेशन है आपके पोर्टफोलियो में वो प्रीशियस मेटल के लिए होना चाहिए। अगर उसमें सोने और चांदी के अगर रेशियो की हम बात करें तो 2/3 जो पोर्शन है वो गोल्ड ईटीएफ में रखें और 1/3 पोर्शन सिल्वर ईटीएफ में रखें। मतलब अगर आप 20% अलोकेशन कर रहे हैं तो 20% का 2/3 मतलब अराउंड 14% आप गोल्ड में रखें और 6 to 7% सिल्वर में रखें। चलिए ठीक है। और यहाँ पर सर आपने कच्चे तेल का भी ज़िक्र किया था अपने आगे वाले एक जवाब में। हम समझना चाहेंगे कि यूएस और ईरान की बात सब लोग कर रहे हैं। रशिया, यूक्रेन पर जो है फिलहाल किसी की नज़र अभी जो है नहीं पड़ रही है। हालाँकि वहाँ से भी जो है एक लंबी अवधि में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और उसकी वजह से भी एक अच्छी खासी अनसर्टेनिटी हमने आती हुई देखी। अब वहाँ से भी एक कहीं न कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि वहाँ से भी है जो एक पीसफुल जो है वो वार्ता बन रही है। आपको लग रहा है कि इसका असर भी जो है वो हम क्रूड पर देखेंगे? देखिए, यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ा जो असर है वो यूएस और ईरान के टेंशन को लेकर के है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि ईरान के रास्ते से वहाँ तेल का परिवहन होता है। और हम देखते हैं कि लगभग जो टोटल ऑयल है पूरी दुनिया का उसका 20 से 25% जो परिवहन है वो ईरान में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से होता है। तो अगर वहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता है और अगर वो परिवहन वहाँ पे रुकता है तो कहीं न कहीं वो कच्चे तेल की कीमतों के लिए एक बड़े पॉजिटिव जो है फैक्टर का काम करेगा। और उस केस में जो डब्ल्यूटीआई की कीमत अभी 65-66 डॉलर के अराउंड ट्रेड हो रही है, वो ऊपर में $80 बैरल तक भी जो है जा सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि यूएस और ईरान के बीच में जो वार्ता है वो किस रूप में समाप्त होती है। अगर पॉजिटिव नोट पे होती है तो फिर वहां पे कुछ करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर वही वार्ता विफल होती है तो वो फिर कच्चे तेल के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा, तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड कच्चे तेल का भी अभी यहाँ पॉजिटिव ही नजर आता है। हमारा मानना है कि जो डब्ल्यूटीआई की कीमतें हैं $62 वहां पे काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट बने रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो 5,650 का जो लेवल है वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। अगर किसी भी कारण से यूएस ईरान की वार्ता विफल होती है तो जो पहला पड़ाव है डब्ल्यूटीआई का वो $74 और फिर अगला पड़ाव वहां पे $80 का होगा। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में जो कीमतें हैं कच्चे तेल की वो ऊपर में 6,500 और फिर इवन 7,000 तक भी जो है जा सकती है। लेकिन इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा कि आप यूएस और ईरान की वार्ता के ऊपर नजर रखें और उस हिसाब से ही अपने ट्रेड की रणनीति बनाएं। लेकिन शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। जिस तरह से तनाव बना हुआ है तो हम देख रहे हैं कि कीमतें निचले स्तरों पर सस्टेन नहीं हो रही है। तो जब भी कीमतें लोअर रेंज के आसपास आए, मतलब 5,650 से 5,800 की रेंज में जब भी करेक्शन में आती है तो वहां पे बाइंग के रूप में ही जो है देखना चाहिए कच्चे तेल में भी। और ऊपर में 6,100-200 की रेंज में आए तो वहां पे मुनाफा वसूली करते हैं। चलिए ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो आपको
बना करके रखनी है कच्चे तेल के अंदर। क्रूड ऑयल में भी एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई आ रही है। यहाँ पर भी आप अपनी नज़रें बना करके रख सकते हैं। जियोपॉलिटिकल जितने भी क्यूज़ हैं, उनको भी आप ज़रा ट्रैक करते हुए चलिए। सर, ज़रा हम ये भी समझना चाहेंगे, जो ऑयल के कुछ स्टॉक्स हैं, वो क्या हम वॉच लिस्ट में अपने रख सकते हैं? कच्चे तेल से रिलेटेड जो कंपनीज, अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो जो यहाँ पे ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, इस तरह के जो स्टॉक्स है उनके ऊपर नजर रख सकते हैं जो शेयर मार्केट के निवेशक हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर वहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी बढ़त आती है तो फिर वो जो डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज है, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो, उनके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, उनके लिए एक वो नकारात्मक जो है वो साइन होगा। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जो है एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे इन जो ऑयल से जो रिलेटेड कंपनीज है उनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन जो पॉजिटिव यहाँ पे जो सपोर्ट है वो, अगर कीमतें बढ़ती है तो स्पेशली ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के लिए एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। चलिए ठीक है सर, इसी के साथ में एक हमारे दर्शक है, उनके एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सिल्वर लिया है 3,60,000 में, कब तक रिकवरी होगी? पोजीशन होल्ड करना पड़ेगी। हमारा मानना है कि वर्ष 2026 के आखिर तक कीमतें एक बार 3,50,000 तक के स्तर तक जा सकती है। तो अगर इन्होंने लंबी अवधि के लिए प्लान किया तो पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो हमारा मानना है कि जून तक कीमतें एक बार वहाँ 3,10,000 3,15,000 तक के स्तर तक आती है तो वहाँ पे निकलने का जो है वो सोच सकते हैं। लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए प्लानिंग है तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए। जो ट्रेंड है लंबी अवधि का वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि फंडामेंटल्स में यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है अब पोल का रिजल्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सवाल था कि सोने और चांदी में अगला बड़ा मूव आप किसमें देख रहे हैं? गोल्ड, सिल्वर, बोथ एंड वेट एंड वॉच। यहाँ पर देखें तो सिल्वर की तरफ 43% वोट किया गया है, गोल्ड को 33%, बोथ की तरफ जो है वो 6% लोगों का वोट नजर आ रहा है, और वेट एंड वॉच की कैटेगरी में 18% की वोटिंग हमें देखने को मिली है। सर, अगला बड़ा मूव हम सिल्वर में ही देखेंगे, लोगों का ऐसा मानना है। आपकी क्या राय रहेगी इस पर? नहीं, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा जो नजरिया है वो विपरीत है जो जो जनता की राय है। मेरा मानना है कि अभी जो बड़ा मूव है वो गोल्ड में रहेगा वर्ष 2026 की अगर स्पेशली बात करें। और यहाँ पे कीमतें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि $6,000 तक जो है जा सकती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो उस लिहाज से वर्तमान लेवल से भी अगर हम $800 की अगर मूवमेंट देखते हैं, जो भी 5,200 के आसपास सोना ट्रेड हो रहा है, तो लगभग वहाँ पे 16 से 17% की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। उसी लिहाज से अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि चांदी में अभी $90 के आसपास है, तो यहाँ पे बेस्ट केस में $110 और नॉर्मल केस में $104-105। तो जो अपसाइड पोटेंशियल है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सोने में ज़्यादा है। चांदी में भी यहाँ पे बेस्ट केस में 18% तक जाने की संभावना है, लेकिन नॉर्मल केस में $104 रहेगा। तो उस लिहाज से सोने में आउट परफॉर्मेंस जो है वो चांदी के मुकाबले ज़्यादा है। चलिए, तो यहाँ पर जो है अगला बड़ा मूव एक्सपर्ट की तरफ से ऐसा कहा गया है कि आपका जो मत है वो सिल्वर की तरफ है, लेकिन एक्सपर्ट कैसा मानना है कि अगला बड़ा मूव जो है वो गोल्ड हमें आते हुए दिखा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $6,000 तक इसकी जो कीमतें हैं वो हम आते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सर, एक डिस्क्लेमर और दे दीजिए लास्ट में प्लीज। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है, सोना, चांदी और कच्चा तेल, उसके फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। अगर आप कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति किसी भी कमोडिटी में बना रहे हैं तो वहां पे अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं, और हमारे सुझाए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें।